आज हम डिस्कस करने वाले स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में टेंशन मेंबर चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। में लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ डबल एंगल मेंबर्स या डबल एंगल सेक्शंस को डिजाइन कैसे किया जाता है। हम ऑलरेडी डिजाइन स्टेप्स को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या है, डिजाइन ऑफ द डबल एंगल मेंबर इफ द एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक विद देयर लॉन्गर लेग्स। तो लॉन्गर लेग्स के साथ बैक टू बैक हमने एंगल्स को प्लेस किया हुआ है, कनेक्टेड विद द सेम साइड ऑफ द गजर प्लेट के साथ कनेक्शन है। और टेंशन मेंबर जो है उस पे पुल जो है और जो लोड लगा हुआ है वो कितना 210 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। और 16 mm की हमने पीडीएसआर यूज कर रहे हैं, पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग की हुई है। तो पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास 16 mm डाया का रिवेट्स यूज कर रहे हैं। और हमारे पास शीयरिंग स्ट्रेसेस, परमिसिबल शीयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो हमने डिजाइन करना है डबल एंगल सेक्शन को। तो डबल एंगल सेक्शन को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज है, कुछ डाटा गिवन है। सबसे पहले हम इस डाटा जो गिवन रहेगा इसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। जो डाटा गिवन क्या है ये देखते हैं। ओके, हमने जो एंगल सेक्शन क्या कंसीडर किया हुआ है, टेंशन मेंबर जो है वो क्या है, टेंशन मेंबर कंसिस्ट द टेंशन मेंबर्स कंसिस्ट द क्या कंसिस्ट कर रहा है हमारा टेंशन मेंबर जो है टू डबल एंगल सेक्शन 2 टाइम्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। डबल एंगल है, ठीक है जी। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक, placed back to back with their longer legs are on same side of the gutter plate, on same side of gutter plate, और हम लिख सकते हैं with their longer leg। और connection with the longer leg connected कौन सी longer leg है, with longer leg connected। तो कनेक्टेड कौन सी लेग है, लोंगर लेग कनेक्शन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टेंशन मेंबर कंसिस्ट क्या कर रहा है, डबल एंगल है, प्लेस्ड है बैक टू बैक विद देयर ऑन द साइड्स ऑफ द गजर प्लेट, और लोंगर लेग को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या बात कही गई है, लोड। लोड कितना है, यानी कि एक्सियल पुल दिया गया हमें। टोटल लोड की बात करें तो एक्सियल पुल जो कैरी करवाना है हमने, जब टेंशन मेंबर डबल टेंशन मेंबर पे 210 किलो न्यूटन का, तो 210 किलो न्यूटन क्या है, टोटल लोड है। हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहे तो क्या रहेगा, 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, अब देखिए और क्या हमें गिवंस क्या चीजें रहेंगी। टेंशन मेंबर रिएक्ट टू पुल हमारे पास 210 किलो न्यूटन है, और यूज 16 mm का पीडीएसआर यूज कर रहे हैं। हमारे पास रिवेट नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट गिवन है, और हमें सिग्मा 80 की वैल्यू गिवन है, परमिसिबल शीयरिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं पीडीएस की बात करता हूं, फॉर पीडीएसआर पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग की गई है। तो पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग के लिए जो परमिसिबल शीयरिंग स्ट्रेसेस रहेंगी, परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेसेस रहेंगी, जब परमिसिबल हमारे पास शीयरिंग स्ट्रेसेस है, बीरिंग स्ट्रेसेस है, और हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है ये हमारे पास क्या रहेंगी, ठीक है। तो टेंसाइल सिग्मा 80 टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास कितनी है, ऑलरेडी हमें गिवन है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और परमिसिबल शीयरिंग स्ट्रेसेस की बात करता हूं तो टाउ वीएफ, हमें टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू गिवन है, और पीडीएसआर यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास टाउ वीएफ यानी कि परमिसिबल शीयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या रहेगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू द टेबल हम क्या करें, 150 न्यूटन, सॉरी यहाँ पे हम यूज करते हैं टाउ वीएफ की 100 न्यूटन। टाउ वीएफ कितना यूज करते हैं, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर शॉप रिवेटिंग, ठीक है। परमिसिबल शीयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है रहती है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं बीरिंग स्ट्रेसेस की, सिग्मा पीएफ की। तो बीरिंग परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेसेस कितनी थी, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यू जो है ये इंपॉर्टेंट रहेंगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो पीडीएसआर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए हमारी जो नॉमिनल डाया हमें गिवन है 16 mm, तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ द
डायमीटर ऑफ रिवेट 16 mm गिवन है, तो यहां से हम ग्रोस डाया निकाल सकते हैं। तो ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट क्या हुआ, ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट ऑफ रिवेट, तो रिवेट का ग्रोस डाया क्या है 16 प्लस 1.5, 1.5 अगर प्लस करेंगे तो हम ग्रोस डाया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 17.5 mm, 17.5 mm ग्रोस डाया आ रहा है रिवेट्स का। उसके बाद देखिए जो हमारे ग्रोस नंबर, ये हमने क्या किया है, जो ऑलरेडी हमें डाटा गिवन है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्टेप की। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या रहता है, हमें नेट जो रिक्वायर्ड एरिया है, नेट एरिया रिक्वायर्ड रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द नेट रिक्वायर्ड एरिया। तो ये जो भी डाटा गिवन रहेगा ये आप नोट कर सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, कैलकुलेटिंग द नेट एरिया रिक्वायर्ड। तो नेट एरिया रिक्वायर्ड क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम ऑलरेडी डिजाइन स्टेप्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं नेट एरिया रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास लोड गिवन है, टोटल लोड कितना है और बाय टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है। सिग्मा एसटी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाय परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस को डिवाइड करके तो हमारे पास नेट रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। तो लोड कितना है हमारे पास 210 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन में कन्वर्ट किया हमने, और सिग्मा एटी यानी कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है 150 और हमारे पास एक्सियल पुल कितना है 210 किलो न्यूटन। तो बाय क्या कर देंगे 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, नेट एरिया रिक्वायर्ड एरिया जो रहेगा हमारे पास, यहां से वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आ रही है वो क्या है 1400 mm स्क्वायर, 1400 mm स्क्वायर जो है हमारे पास क्या आ गया है, नेट रिक्वायर्ड एरिया आ गया है, ठीक है। अब देखिए हमने कनेक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पीडीएसआर यानी कि हमारे पास शॉप रिवेटिंग है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग कर रहे हैं, तो कनेक्शन जो कर रहे हैं मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं बाय रिवेट्स, हम मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो बाय रिवेट्स कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो अज्यूमिंग ग्रोस एरिया रहेगा, हमने ये भी नेट रिक्वायर्ड एरिया इतना मिनिमम में रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। तो जब हम ग्रोस एरिया की बात करते हैं तो ग्रोस एरिया के अकॉर्डिंग हम एक सुटेबल सेक्शन को फ्रॉम द स्टील टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल सेक्शन वी अज्यूम द ग्रोस एरिया। तो ग्रोस एरिया को अज्यूम करने के लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस रहती हैं अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 800/2007। ओके, तो हमारी जो वैल्यूज रहेंगी वो क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखिए ग्रोस एरिया जो है हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हमने यहां से कैलकुलेट किया, तो ग्रोस एरिया क्या रहेगा 1400 mm स्क्वायर हमने नेट रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं हमारे पास जो वैल्यू है ग्रोस एरिया की वो 25% ज्यादा होनी चाहिए नेट रिक्वायर्ड एरिया से, तो हम एक सुटेबल सेक्शन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द स्टील टेबल, ठीक है जी। तो अज्यूमिंग gross area to be 20% more than net area, तो नेट एरिया से हमारा जो ग्रोस एरिया वो कितना होना चाहिए 25% ज्यादा होना चाहिए इन द केस ऑफ रिफ्टेड कनेक्शन, ठीक है जी। तो देखिए जो हमारे रिफ्टेड कनेक्शंस हैं ग्रोस एरिया क्या रहेगा, यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो ग्रोस एरिया इक्वल टू नेट एरिया इनटू 25%, 1.25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहां से 25% एक्स्ट्रा जो है हम ऐड कर सकते हैं। तो नेट एरिया में मैं क्या करता हूं, कैलकुलेट करता हूं, यहां से नेट एरिया हमारे पास कितना आया था 1400 mm स्क्वायर इनटू 1.25 कर देता हूं,
25% एक्स्ट्रा हमने क्या किया है यहाँ पे ग्रेटर रखा है। तो एरिया जो है हमारे पास रिक्वायर्ड जो ग्रोस एरिया वो कितना है 1700 mm स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, 1700 mm स्क्वायर। तो यानी कि हमारा जो सिलेक्शन होगा सेक्शन का, अगर हम सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो ग्रोस एरिया है, जिस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्टील टेबल, उसका जो एरिया है वो 1750 के इक्वल होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी जहां पे जो हमने ग्रोस एरिया को अज्यूम किया है। तो इस 1750 mm स्क्वायर से या तो इक्वल हो या इस एरिया का कोई सेक्शन हम सिलेक्ट करें फ्रॉम द स्टील टेबल जिसका एरिया इसके इक्वल रहे 1750 के या इससे ज्यादा रहे। तो देखिए स्टील टेबल के अकॉर्डिंग हम ट्राई करते हैं डबल एंगल सेक्शन को ट्राई करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 1750 से या तो जिस एरिया ज्यादा आएगा तो हम स्टील टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो स्टील टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कुछ हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल्स हैं या अनइक्वल एंगल्स को यूज कर सकते हैं, डबल एंगल को हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि जो एरिया है वो एक सफिशिएंट एरिया के अकॉर्डिंग हम जो एक सुटेबल सेक्शन है उसको हम सिलेक्ट कर पाए। तो देखते ट्राई करते हैं, ट्राई डबल एंगल सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल tables with gross area equal to or greater than साढ़े 1750 mm स्क्वायर। तो 1750 mm स्क्वायर से ज्यादा इक्वल हो एरिया जा क्या रहे ग्रेटर हो। तो इस तरह से हम जो एंगल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो डबल एंगल सेक्शन को अगर मैं स्टील टेबल से देखता हूं तो हमने ट्राई करते हैं, देखो ट्राई इंडियन स्टैंडर्ड डबल एंगल ISA 80 into 50 into 8 mm at the rate 75.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस तरह के जो स्टील टेबल से मैंने यहाँ पे एंगल को ट्राई किया है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जितनी प्रॉपर्टीज रहेंगी हम स्टील टेबल से कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टील टेबल के अकॉर्डिंग हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है, इस एंगल डबल एंगल है, तो इसका जो एरिया आ रहा है वो 1750 से क्या है ज्यादा है। ठीक है। तो जो एरिया ऑफ द वन इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, देखिए इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, एरिया ऑफ द वन इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, एक एंगल का जो एरिया है इस सेक्शन का हमारे पास 9.78 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 9.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करता हूं, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास स्टील से टेबल से हमने क्या किया है कलेक्ट किया है जब हम इस सेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास 978 mm स्क्वायर आ गई, 978 mm स्क्वायर हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए जो हमारे एरिया ऑफ द टू, अगर मैं डबल एंगल सेक्शन देता हूं तो इस एंगल को देखिए एरिया ऑफ डबल एंगल सेक्शन। तो डबल एंगल सेक्शन के लिए जो एरिया रहेगा वो क्या है, डबल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 978 mm स्क्वायर का करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास डबल एंगल का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास 1956 mm स्क्वायर क्या आ रहा है एरिया है। तो 1956 जो हमारा एरिया है वो 1750 से ज्यादा है। तो ये हमारा जो सेक्शन है, ये हमने जो सिलेक्ट किया है, ये सेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल सेक्शन फॉर द डबल एंगल सेक्शन। प्लेस टू बैक टू बैक हमने लॉन्गर लेग को कनेक्ट करना है गजल पेड के साथ। तो आगे देखते हैं केसेस के अकॉर्डिंग। तो ये हमने सिलेक्ट किया है ये अकॉर्डिंग टू द जो हमारा 1750 mm स्क्वायर की जो हमारी ग्रोस एरिया था, अज्यूमिंग ग्रोस एरिया के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर है। तो हमारे पास ग्रेटर 1956 mm स्क्वायर का जो एक सेक्शन है हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए केस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो दो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, डबल एंगल सेक्शन को हमने कनेक्ट किया हुआ है बैक टू बैक विद द लॉन्गर लेग। तो लॉन्गर लेग के साथ जब बैक टू बैक हम कनेक्ट करेंगे तो
कैसे कनेक्ट किया जाएगा? तो केसेस के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं डबल एंगल सेक्शन को। तो हमने सुटेबल सेक्शन एक सिलेक्ट किया है, उसके बाद देखिए केस अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन, केस अंडर कंसिडरेशन में देखेंगे जो हमारे डबल एंगल सेक्शन है, डबल एंगल सेक्शन कनेक्टेड प्लेस्ड बैक टू बैक, प्लेस्ड बैक टू बैक, बैक टू बैक हमने प्लेस किया हुआ है, तो विद लॉन्गर लेग कनेक्टेड एट सेम साइड, विद लॉन्गर लेग connected at same side and same side, सेम साइड से हमने क्या किया, लॉन्गर लेग को कनेक्ट किया है सेम साइड ऑफ गैजेट प्लेट, गैजेट प्लेट, ठीक है जी। तो गैजेट प्लेट के साथ हमने सेम साइड में लॉन्गर लेग को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारे पास केस है। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं नेट रिक्वायर्ड एरिया की, तो नेट हमने पहला स्टेप भी क्या रहता है जब हम डिजाइन कर रहे हैं डबल एंगल सेक्शन, तो भी हमने क्या किया है, नेट रिक्वायर्ड एरिया देखा, फिर एज्यूमिंग ग्रॉस एरिया कैलकुलेट किया, फॉर कैलकुलेटिंग एंड फॉर सिलेक्टिंग द सुटेबल सेक्शन ऑफ डबल एंगल सेक्शन फ्रॉम द स्टील टेबल। तो नेक्स्ट हमारा केस क्या है, केस लेके जा रहे हैं हम, दो डबल एंगल सेक्शन को प्लेस किया हुआ है बैक टू बैक और लॉन्गर लेग को कनेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं इस तरह की जो वैल्यूज हैं, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया जो ए नेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट रिक्वायर्ड एरिया के लिए हमारे पास क्या है, A1 प्लस A2 इंटू के। तो ये रिलेशन के अकॉर्डिंग हम नेट रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे हमारे जो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या रहेगा हमारे पास 3, यहाँ पे डबल एंगल सेक्शन के लिए हम यूज करेंगे 5A1 बाय 5A1 प्लस A2, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर कैलकुलेटिंग द ए नेट। A1 क्या है, एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, और A2 क्या है, एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग A1 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रूल क्या रहेगा, लेंथ ऑफ लेग माइनस थिकनेस बाय 2, थिकनेस बाय 2। तो जब हम क्या कर रहे हैं, A1 क्या है, एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, ये बात ध्यान रखनी है अपने, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, ठीक है जी। और A1 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रूल क्या है, माइनस ND, एंड और D ब्रैकेट क्लोज इनटू थिकनेस, कितनी थिकनेस का हम यूज कर रहे हैं, इनटू T, जो हम मेंबर यूज कर रहे हैं, जो सेक्शन हमने यूज किया है उसकी थिकनेस क्या रहेगी। तो इस तरह से हम A1 की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए A1 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से देखिए A1 को कैलकुलेट करते हैं, तो लेंथ ऑफ लेग है हमारे पास, जो हमने ट्राई किया है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, जो ट्राई किया वो कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल जो किया है 80 इंटू 50 इंटू 8 mm का, 50 इंटू 8 mm, ठीक है। ये एंगल हम लेके चल रहे हैं, सिलेक्ट करके चल रहे हैं। तो लेंथ ऑफ लेग हमारे पास कनेक्टेड, लॉन्गर लेग कौन सी है, 80 mm की है, और शॉर्टर लेग कौन सी है, 50 mm की है। तो लॉन्गर लेग को अगर मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास लेंथ ऑफ लेग कितनी है, 80 mm है लॉन्गर लेग, माइनस थिकनेस कितनी है, 8 mm की है, बाय 2 करता हूं, माइनस करते हैं हम ND, N क्या है, नंबर ऑफ रिविट्स। तो नंबर ऑफ रिविट्स यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम, 1 यूज करेंगे, तो N यूज करेंगे यहाँ पे 1 इंटू D क्या है यहाँ पे, ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिविट। तो रिविट का ग्रोस डायमीटर क्या रहेगा यहाँ पे 17.5, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इनटू में थिकनेस ऑफ द सेक्शन में थिकनेस कितनी है हमारे पास
जो मेंबर यूज कर रहे हैं हमारे पास डबल एंगल सेक्शन की 8 mm है, तो 8 mm यहाँ पे मैंने यूज किया। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। तो एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आफ्टर द कैलकुलेशन जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है वो 368 mm स्क्वायर आ रहा है, 368 mm स्क्वायर वैल्यू किसकी है, एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग A2 की। एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग यानी कि A2। तो A2 को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे, हम यूज करेंगे लेंथ ऑफ लेग में से माइनस करेंगे थिकनेस बाय 2 इंटू थिकनेस ऑफ द स्टेबल सेक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग की हमारे पास लेंथ कितनी है 50 माइनस थिकनेस कितनी 8/2 इंटू थिकनेस करेंगे 8। तो आफ्टर द कैलकुलेशन इस रिलेशन को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग आएगी यानी कि A2 की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास जो A2 की वैल्यू आ रही है ये हमारे पास कितनी है 468 है, 468 mm स्क्वायर आया है। ठीक है, जो एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग हमने कैलकुलेट किया और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 368 mm स्क्वायर। ठीक है, 368 mm स्क्वायर। दो हमारे पास A2 की वैल्यू आ चुकी है, A2 और A1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास K को फाइंड आउट करना, तो K की वैल्यू में अगर मैं फाइंड आउट करने के लिए 5 इंटू A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 468 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 468 प्लस A2 कितना है हमारे पास 368। तो K हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या आएगी, K की वैल्यू रहेगी। तो K हमारे पास कितना आ रहा है आफ्टर द कैलकुलेशन जो K हमारे पास आएगा 0.864 क्या है हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आई है क्या है K की वैल्यू है। तो हमारे जो जितनी भी A1 की वैल्यू हमने एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग कैलकुलेट किया है और एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग हमने कैलकुलेट किया है। तो इस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, इस नेट रिक्वायर्ड एरिया के रूल्स में हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन में यूज करेंगे। तो इस यूज करने के लिए हमारे पास जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास नेट रिक्वायर्ड एरिया हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या रहेंगे जो हमारे एरिया है, तो इस तरह से हमारी जो नेट रिक्वायर्ड एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो पुट करते हैं तो A नेट इक्वल टू A1 468 प्लस A2 कितना है 368 mm स्क्वायर इंटू K की वैल्यू कितनी है ये 0.864। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी हमारे पास नेट रिक्वायर्ड एरिया। तो A नेट एरिया जो है हमारे पास वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं एरिया आएगा, जहां पे नेट एरिया हम कैलकुलेट करेंगे जो एक्चुअल में आने वाला है इस सेक्शन को यूज करते हुए। ठीक है, तो यहां से 1571.90 mm स्क्वायर वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमारा क्या नेट रिक्वायर्ड एरिया। तो नेट रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास नेट एरिया जो है वो रिक्वायर्ड एरिया से क्या है ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए जो हमारा सेक्शन है बिल्कुल सही है, ओके है। जो हमने डबल एंगल सेक्शन यहाँ पे प्लेस किया है ताकि हमारा जो 210 किलो न्यूटन का जो लोड है उसको इजीली कैरी किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा टेंशन मेंबर क्या है 1571 क्या है 1571.90 mm स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है रिक्वायर्ड एरिया कितना था 1400 mm स्क्वायर, 1400 mm स्क्वायर से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस द डिजाइन इज ओके, हेंस द डिजाइन इज ओके। तो डिजाइन क्या है सही है। ठीक है, तो हमारे जो सुटेबल सेक्शन है हम यूज कर सकते हैं। तो कौन सा सेक्शन हम यूज करेंगे, यूज डबल एंगल सेक्शन, यूज डबल एंगल सेक्शन 280 इंटू 50 इंटू 8 mm एट द रेट 75.5 न्यूटन पर मीटर। ये हमारा क्या है एंगल जो सेक्शन डबल एंगल सेक्शन को हम
यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं और नेट रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है। तो डिजाइन हमारा जो है डबल एंगल सेक्शन के लिए बिल्कुल सही है। तो अब हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट, हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिजाइन कैसे किया जाए, हमारे जो रिवेटिंग कनेक्शंस हैं तो डिजाइन कैसे किया जाए, कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हमने यूज कर किए जाए, और जो रिवेट्स हैं कैसे हमने जब हम प्लेस कर रहे हैं हमारे लॉन्गर लेग के साथ, लॉन्गर लेग कनेक्ट की गई है गजर प्लेट के साथ, बैक टू बैक प्लेस्ड है हमारा डबल एंगल सेक्शन, तो डबल एंगल यूज किया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो डिजाइन कैसा किया जाए रिवेटेड कनेक्शंस का, इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे।